हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो आज हम फिजिक्स का सेकंड वीडियो देखेंगे जो कि फर्स्ट चैप्टर का है। और फर्स्ट वाले वीडियो में हमने चार्जिंग देखी थी, चार्ज क्या होता है वो देखा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। कुल मिलाकर के हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को देखा था। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने कैसे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन करते हैं, इंडक्शन से कैसे मैटर्स को चार्ज करते हैं या फिर कैसे कंडक्टर्स को हम कंडक्शन के द्वारा चार्ज करते हैं। अब हम देखेंगे कूलाम्स लॉ, जो कि होगा हमारा पहला डेरिवेशन। तो भाई कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि तब देखो मैंने बोला था कि चार्जेस होंगे तो दोनों चार्ज अगर सेम है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट जाना चाहेंगे। और दोनों चार्जेस अगर अलाइक हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। तो भाई जब ये अट्रैक्ट करेंगे और दूर जाएंगे तो कुछ फोर्स भी तो लगेगी, तो उसी फोर्स को हम कैलकुलेट करने वाले हैं कूलाम्स लॉ से। तो आइए देखते हैं कूलाम्स लॉ क्या कहता है। कि देखो एक छोटी सी चीज़ मैं बता दूं, ये जो कूलाम्स लॉ है वो 11th क्लास में आपने जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा उसके कई हद तक सिमिलर है। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे। कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब किन्हीं दो चार्जेस के बीच में, कैसे चार्ज, पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज मतलब छोटे से चार्ज, छोटे छोटे चार्जेस, तो उनके बीच का अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स द 2 पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, मतलब उनके चार्जेस के वो जो दो चार्जेस हैं पॉइंट चार्ज उनके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, उन दो चार्जेस के बीच में कितनी डिस्टेंस है उस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब देखते हैं अभी कैसे। Between them this force acts along the line joining the two charges। तो भाई हम एक डायग्राम बनाते हैं जहाँ पर हमने लेट से दो चार्जेस लिए, एक चार्ज यहाँ पर ले लिया और एक चार्ज यहाँ पर ले लिया। दोनों के बीच में r डिस्टेंस थी, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने r मान लिया। इसको मैंने बोला ये फर्स्ट हो गया, इसको मैंने बोल दिया ये सेकंड चार्ज हो गया। अब देखो भाई, जब ये दोनों चार्जेस मान लो ये पॉजिटिव, भाई अभी कुछ भी नहीं लिखा हमने, तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है। ठीक है, तो इनके बीच में अब ये दोनों प्लस चार्ज हैं, दोनों सेम चार्जेस हैं, तो क्या करेंगे ये दोनों से दूर जाना चाहेंगे एक दूसरे से, मतलब इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। तो लेट से कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलेंगे एफ, किस पर? सेकेंड चार्ज पर। और वो फोर्स किसकी वजह से लगेगा? इसकी वजह से, क्योंकि इसकी वजह से वो इससे दूर जाना चाहता है। सो हमने इसको बोल दिया F on 2 ड्यू टू 1। और इधर जो फोर्स लग रहा है वो भी भाई वो पॉजिटिव है, तो उससे ये भी दूर जाना चाहेगा। तो इधर की साइड जो फोर्स लग रहा है हमने बोला F on 1, किसकी वजह से? ड्यू टू 2। तो यहाँ पर दो फोर्सेस हमारे लगेंगे भाई, ये भी दूर जाना चाहता है, ये भी दूर जाना चाहता है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बस सिर्फ फर्क किसका पड़ेगा? डायरेक्शन का। एक उधर अपोजिट फोर्स है और दूसरा इधर अपोजिट फोर्स है। तो ये फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम रहेगा, F on 1 ड्यू टू 2 बोल लो, चाहे F on 2 ड्यू टू 1 बोल लो, ये तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो कैसा रहेगा? सेम, फोर्स के बराबर। ठीक है, देखो लेट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर kept at a distance of r between them. Electrostatic force which we say F between them, हमने मान लिया कि भाई हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2 जो कि हमने r डिस्टेंस पर रख दिए हैं, और उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F वर्क करेगा। ठीक है, तो हमें वो F निकालना है। तो भाई क्या बोलता है कूलाम्स लॉ? सो बाय कूलाम्स लॉ या अकॉर्डिंग टू
कूलम्ब्स लॉ। तो वही कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, यानी कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर, Q1 डॉट Q2। यहाँ पर इसको हमने Q1 मान लिया और इसको Q2 मान लिया, ठीक है। फिर और क्या बोला, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब ये इनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली का मतलब 1/r², ठीक है। और ये फोर्स कहाँ वर्क करता है, बिटवीन लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस, इस लाइन के अलॉन्ग ये वर्क करता है। अब भाई हम जब इन दोनों को मिला करके देखते हैं, इसको 1 बोल दो लेट से, इसको 2 बोल दो, सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट दिस F इज proportional to Q1 Q2 by r²। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, सो यहाँ पर आ जाएगा K Q1 Q2 by r², और यही बन जाता है आपका कूलम्ब्स लॉ। बस ये हो गया भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई कि एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आया K, जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट K आया। तो इस K कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं, तो हियर K इज अ कांस्टेंट कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पर K क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। और इस K के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। यहाँ पर इस K को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि K इज इक्वल टू 1/4πε। ये एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, परमिटिविटी। अगर फॉर एयर और वैक्यूम, अगर एयर या वैक्यूम होता है, फॉर एयर एंड वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के लिए भाई क्या होता है कि यहाँ पर K की वैल्यू आ जाती है 1/4πε0, ठीक है। और जब ये आता है तो इस K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस कांस्टेंट K की वैल्यू, देखो ज़्यादातर हम लोग केसेस जो पढ़ते हैं उसमें एयर और वैक्यूम होता है, तो एयर और वैक्यूम के लिए इस K की वैल्यू 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब जब हम इसको यहाँ पर रखें तो इस फोर्स को हम 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई r², इस तरीके से भी हम इस फोर्स को देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर आपका हो गया कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। भाई कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो दिस फोर्स एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। तो हमने 2 चार्जेस को रखा, एक प्लस Q1 इसको मान लिया, ये Q2 मान लिया, दोनों प्लस पॉजिटिव चार्जेस थे। तो अगर देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से कितना फर्क पड़ता है, दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, मतलब फोर्स की नेचर कैसी होगी, रिपल्सिव। अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, तब भी इनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव। बट जब ये अलाइक चार्जेस होंगे, अपोजिट चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तब इनके बीच का जो फोर्स होगा उसका नेचर होगा अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे। तो भाई हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिखे थे, एक को 1 मान लिया, एक को 2 मान लिया। इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इस पर लग रहा होगा F/1 ड्यू टू 2, और इधर F/2 ड्यू टू 1। दोनों रिपल्सिव हैं क्योंकि सेम चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा F के, हमने मान लिया। लेट, इसको हमने मान लिया। सो लेट द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ r बिटवीन देम। हमें ये लिखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो भाई हमने 2 पॉइंट चार्जेस को r डिस्टेंस पर रख दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F एक्ट्स बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। फिर हमें ये फोर्स निकालना है। तो भाई कूलम्स लॉ बोलता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, हमने Q1 डॉट Q2 करा दिया। फिर बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो 1/r² हो गया।
अब हमने दोनों को कंबाइन किया तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जब 11 से भी आप लोग पढ़ते आ रहे हो, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। सो यहाँ पर k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हेयर k इज अ कांस्टेंट और उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब थोड़ी सी बात इस k कांस्टेंट की करें तो k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहाँ पर ये एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम बात करते हैं एयर और वैक्यूम के लिए, तो एयर और वैक्यूम के लिए हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन में स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हम फोर्स को और कैसे लिख सकते हैं भाई, अगर एयर और वैक्यूम में प्रेजेंट है तो F इज इक्वल टू k की जगह रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है। तो होप कूलम्ब्स लॉ आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम इस लॉ पे कुछ और चर्चा करेंगे कि ये इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, या इसका नेचर कैसा रहता है, या फिर ये 11th के जो ग्रेविटेशनल लॉ को पढ़ा था उससे किस हद तक सिमिलर है और उससे क्या क्या इसमें डिफरेंसेस हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखो भाई, हम लोग पढ़ के आए हैं कि फोर्स वेक्टर जो है वो क्या होता है। तो F(1) ड्यू टू 2 की बात करें अगर, तो क्या होगा, k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर r वेक्टर का स्क्वायर होगा, r वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। अब लेकिन हमें क्या करना है भाई, वेक्टर फॉर्म में ये देखना है कि F(1) ड्यू टू 2 किस साइड है, इस साइड। तो इस साइड के लिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, वो भी इनके पोजीशंस की रिस्पेक्ट में, तो यहाँ का वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर होगा और यहाँ का वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। देखो अब जब इस साइड के फोर्स की बात करेंगे तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं, जब इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, तो हम इसके डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, r1 माइनस r2 वेक्टर। तो हमें क्या करना है, r1 माइनस r2 वेक्टर, ठीक है। और इसका निकाल देना हमें यूनिट वेक्टर, इनके बीच का जो डिस्टेंस का वेक्टर था उसका हमें यूनिट वेक्टर निकाल देना है। अब भाई किसी भी चीज़ का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो a का यूनिट वेक्टर निकालना है हमें, लेट्स से कि हमें a का यूनिट वेक्टर निकालना है। अगर मान लो हमें a का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम क्या करते हैं, a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। तो ऐसे ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। सो F(1) ड्यू टू 2 इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर वेक्टर का, ठीक है। और इधर पे जब हम लिखेंगे तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, यूनिट वेक्टर को a वेक्टर अपॉन मोड ऑफ a वेक्टर। तो a वेक्टर तो बनेगा r वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस r2 वेक्टर, ऐसे लिख देंगे। अब भाई F(1) ड्यू टू 2, एक्चुअल में ये जो r वेक्टर है वो भी कैसा है, वो यही तो है, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो कि हम कैसे निकालते हैं, इसके पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर्स को हटा दो भाई, इधर इसका कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, इसका कुछ, तो हम इसको भी कैसे लिख सकते हैं, r1 माइनस r2। सो k Q1 Q2 इंटू r1 माइनस r2 वेक्टर अपॉन इसको लिखेंगे हम r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर और इसका स्क्वायर इंटू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो अल्टीमेटली F(1) ड्यू टू 2 जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, k Q1 Q2 बाई r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का स्क्वायर इंटू r1 माइनस r2 वेक्टर। तो भैया ये बन जाएगा आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कुछ भी नहीं करना था भाई, सेम है, पूरा का पूरा सेम लिखना था, बस हमें इनके बीच की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को इनके पोजीशन वेक्टर्स की रिस्पेक्ट में लिखना है। तो हम इधर के पोजीशन वेक्टर में से इसको हटा देंगे जब हम इस फोर्स की बात करेंगे, तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी। सो हमने क्या किया, इसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया। यूनिट वेक्टर होता है ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, तो इसका ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। ये r डिस्टेंस भी कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम, r1 माइनस r2, तो इसको भी हमने r1 माइनस r2 लिखा। अल्टीमेटली भाई 2 पावर्स यहाँ पर, 1 पावर्स यहाँ पर, तो ये क्या बन गया, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का क्यूब। सो ये बन गया आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब जैसे आपने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाला, वैसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये वेक्टर है तो k Q1 Q2 तो सेम आएगा। देखो फिर होना क्या है भाई, होना ये है कि इनके बीच की जब डिस्टेंस को इस फोर्स के लिए लिखेंगे तो हम r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर को लिखेंगे। देखो इस डायरेक्शन में r2 माइनस r1, इस डायरेक्शन में r1 माइनस r2, तो r2
माइनस R1 वेक्टर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी जगह पर R2 माइनस R1 वेक्टर, और सेम आ जाएगा तो इसका भी क्यूब, और यहाँ पर भी आ जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। ये है आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बता देंगे भाई दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो होप आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ भी समझ आया, और उसके बाद कूलम्ब्स लॉ को जब वेक्टर फॉर्म में देखा तो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे 11th क्लास में पढ़े हुए न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के साथ। तो भाई अब हम देखते हैं कि हम इसमें कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। तो भाई पहले तो ये देखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं हम इस फोर्स को जो दो चार्जेस के बीच में लगता है, जो कि कितना आया Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जबकि फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आया था न्यूटन्स लॉ के हिसाब से Gm1 m2 बाई R स्क्वायर, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन देखा तो कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पर कोई m1 मास रखा है, यहाँ पर कोई m2 मास रखा है, और ये इसके बीच की डिस्टेंस होती थी। ठीक है, सो इन दोनों के बीच में अब भाई देखो सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। तो दोनों ही, अब ये वाला फोर्स क्या है, इधर Q चार्ज रखा है, इधर Q चार्ज रखा है, इनके बीच की डिस्टेंस R है। भाई ये वाला फोर्स भी इस लाइन पर ही वर्क कर रहा है, अलोंग काम कर रहा है, और ये वाला फोर्स जो ग्रेविटेशनल लॉ था वो भी इसी लाइन के अलोंग लगता था। सो सिमिलैरिटी क्या होगी, बोथ एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग देम। भाई पहला जो सिमिलैरिटी दिखी हमें, ये फोर्स भी इस लाइन पर ही लगता है, और ये वाला फोर्स जो ग्रेविटेशन लॉ था वो भी हम पढ़ के आए थे कि वो भी सेंट्रल फोर्स था। ऐसे फोर्सेस को सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो ये भी इस लाइन के अलोंग ही वर्क कर रहा था जो इन दोनों मास को जोड़ रही हैं, और ये उस लाइन पर वर्क कर रहा है जो इन दो चार्जेस को जोड़ रहे हैं। सो बोथ एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। अब भाई देखो यहाँ पर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और यहाँ पर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो बोथ फॉलो इन्वर्स स्क्वायर लॉ। भाई दोनों ही फोर्स क्या करते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये तो हमें सिमिलैरिटीज़ दिखी। अब हम ज़रा डिफरेंस की बात करते हैं। तो डिफरेंस की बात करें तो भाई पहली चीज़ जो हमारे मन में आनी चाहिए कि ये वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव था। ये दो चीज़ों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स था, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्ट करती है, दूर नहीं भेजती। सो ये वाला जो फोर्स था ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव था। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है। कब, जब दोनों चार्जेस एक जैसे हो, माइनस माइनस या प्लस प्लस। लेकिन ये साथ ही साथ रिपल्सिव भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, रिपल्स। मान लो दोनों चार्जेस डिफरेंट हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है, तो ये अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, खींचेंगे एक दूसरे को अपनी तरफ। अगर पर ये रिपल्सिव भी हो सकता है, क्योंकि जब दोनों चार्जेस सेम होंगे, जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो ये एक दूसरे को दूर खींचना चाहेंगे, दूर भेजना चाहेंगे। तो ये अट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव भी हो सकता है। तो पहला डिफरेंस कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव ही था, अट्रैक्टिव ओनली। बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। होप ये पहला डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। ठीक, दूसरी चीज़ कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ये मीडियम पर डिपेंड ही नहीं करता था, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। भाई यहाँ पर कांस्टेंट क्या आता था, जी, जो कि फिक्स कांस्टेंट था। ठीक है, दो मासेस के बीच में कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पर डिपेंड करता है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है कि भाई अगर एयर और वैक्यूम है तब तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, पर मान लो कोई और मीडियम है तो वहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा, जहाँ पर एप्सिलॉन क्या होगी, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। सो दूसरा डिफरेंस कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम था, इसके बीच में कोई भी मीडियम, बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है, इनके बीच का मीडियम क्या है। तीसरा,
ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बहुत 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 ज़्यादा है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये हो गया इनका तीसरा डिफरेंस। तो होप आप लोगों को इन दोनों फोर्सेस के बीच में डिफरेंस समझ में आ गए होंगे और सिमिलैरिटीज़ भी समझ में आ गई होंगी लेकिन उसके लिए 11th क्लास का न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ आपको थोड़ा बहुत याद होना ज़रूरी है। तो भाई अब इसके बाद में हम ये देख लेते हैं कि भाई हर किसी की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो कूलाम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस हैं तो वो हम देख लेते हैं। कूलाम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या हैं भाई, तो वो भी देख लेना, मतलब कहाँ कहाँ पर ये वर्क करेगा और कहाँ कहाँ पर ये वर्क नहीं कर सकता है। तो पहली चीज़, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। भाई उसने बोला कि पॉइंट चार्जेस के लिए ये लॉ फॉलो करेगा, मतलब पॉइंट चार्जेस मतलब छोटे छोटे चार्जेस। तो दिस इज़ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, इनको ज़्यादा बड़े चार्जेस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, कब अप्लाई हो रहा है, जब दोनों चार्ज कैसे हों, स्टेशनरी हो, रखे हुए हों, इनके बीच में कोई मोशन ना हो, ये वाला मोशन में ना हो, ये भी मोशन में ना हो। क्या लिखेंगे भाई, इट इज़ नॉट वैलिड इफ़ चार्जेस आर इन मोशन, इफ़ चार्जेस आर इन मोशन, मतलब जब चार्जेस मोशन कर रहे होंगे तो ये वैलिड नहीं है। पहली चीज़ ये इसकी लिमिटेशन है भाई, स्टेशनरी है तो ये वर्क कर रहा है। दूसरा, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, यानी ज़्यादा बड़े चार्जेस के लिए आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ खत्म हो गया। उसके बाद में वेक्टर फॉर्म में भी देखा हमने, फिर उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखे जो कि ग्रेविटेशनल लॉ के साथ में क्या बन सकते थे, आपके सिलेबस में था। फिर हम लोगों ने देखा कि इस किस तरीके से इसकी लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। तो ये कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट हो गया इस तरीके से, और होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो यार अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।